बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 7 मुलाहिज़ा फरमाएं। सब इंस्पेक्टर अशमत खान ने अपनी कारकर्दगी पर तारीफ तलब नज़रों से अपने आला ऑफिसर को देखा और हवालदार खफीफ सा मुस्कुरा दिया। ऑल राइट, बैठ जाओ। उसने लिखने की मेज़ के साथ पड़ी हुई कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं कुर्सी पर गिर पड़ा और लंबे लंबे सांस लेने लगा। किसी ने हाथ बढ़ा के पानी का एक गिलास मेरे लबों से लगा दिया। मैंने सूटर करके आधा पानी पिया और आधा गिराया, मगर उससे मेरी हालत में नुमायां तब्दीली आई। मेरी आंखें इस मंजिल को वाज़ेह तौर पर देखने लगी जो पेश नज़र था। मेरे कान हर लफ्ज़ को सुनने और समझने लगे। मेरे ज़हन ने सूरत-ए-हाल की संगीनी को कबूल करना शुरू किया और मुझ पर यह हकीकत रोज़े रोशन की तरह अय्यां होने लगी कि मैं बरतानवी पुलिस की तहवील में नहीं हूँ और यहाँ का कानून जो किताबों में लिखा है मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता, क्योंकि हम ज़हनी तौर पर अब भी आज़ाद नहीं और धांधली या धौंस के हरबे कानून की बेबसी का आज भी मजाक उड़ाते हैं। कानून तो आदमी खुद अपने आप पर नाफिज करता है। कानून तो अपना ज़मीर है और जो अपने ज़मीर की आवाज़ का एहतराम नहीं कर सकता वो कानून की आंखों में धूल झोंकने के जायज़ और नाजायज़ सब तरीके इख्तियार कर सकता है। मैं ज़ियत रसानी के इन भयानक तरीक़ों से वाकिफ़ था जो किसी मेडिकल रिपोर्ट से साबित नहीं किए जा सकते थे। मिस्टर सिकंदर बख्त, क्या तुम किसी अदालत में साबित कर सकते हो कि हमने तुम पर तशद्दुद किया है? ASP ने कहा। मैंने नफी में गर्दन हिला दी। उन्होंने अभी सिर्फ एक नमूना पेश किया था ताकि मैं कायल हो जाऊं, और वो इससे कहीं ज्यादा के अहल थे। वेरी गुड, तुमने बहुत जल्द बात समझ ली, ASP ने कहा। अब एक और बात समझने की कोशिश करो। यहाँ 3 अफराद ने यह बयान दिया है कि तुम चौकीदार की अदम मौजूदगी में दीवार पर से कूद कर अंदर आए थे। तुम्हारे फुटप्रिंट से यह बात साबित होती है। अंदर आके तुम पहले जबरदस्ती मीर शराफत अली के बेडरूम में घुसे और फिर उसके साथ ड्राइंग रूम में गए, तो वहां तुमने बहुत से नवादरात को तबाह किया। शोर सुनकर आने वाले 2 खादमों को मारा। उस वक्त तुम्हारे हाथ में एक खंजर था जिसे तुमने मुतअद्दिद तस्वीरें फाड़ी और फिर उसी खंजर के वार से मीर शराफत अली को कत्ल करके निकल गए। मीर शराफत अली ने मरने से पहले पुलिस को टेलीफोन किया था। बताया था कि एक शख्स जिसका नाम सिकंदर बख्त वल्द वजीर खान है अचानक लंदन से आ गया है और उसने कोठी में घुस के बहुत हंगामा किया, लाखों के नवादरात का नुकसान किया। उसने घर के 2 मुलाजमों को भी बहुत मारा जो शोर सुन के जान बचाने आए थे। उसके हाथ में एक खंजर था और उस पर खून सवार था। उसने जाते जाते कत्ल की धमकी भी दी थी। मीर शराफत अली ने इस संदेशे का इजहार भी किया था कि सिकंदर बख्त गया नहीं, बल्कि मुमकिन है वो कोठी के आसपास कहीं छुपा हुआ हो। थाने से उसे कहा गया था कि वो बाज़ाब्ता रिपोर्ट लिखा दे तो मजीद कार्रवाई की जा सकती है, और शराफत अली ने कहा था कि वो पहले मुलाजमीन के लिए डॉक्टर तलब करेगा और फिर मौका मिलते ही पुलिस स्टेशन आ जाएगा। लेकिन उसके साथ ही फोन का सिलसिला मुनक़ते हो गया और रिपोर्ट लिखने वाले का ख्याल है कि उसने कुछ चीखने चिल्लाने या कराने की आवाज़ें सुनी थी जो गालबन रिसीवर के लटके रह जाने से सुनाई दी होंगी। रात के 2:30 बजे सब इंस्पेक्टर अशमत खान गश्त से वापस आया तो ये बात उसे बताई गई और वो 3:30 बजे जाए वारदात पर पहुंचा तो एक मुलाजिम को होश आने लगा था, मगर शराफत अली की लाश खून में भीगी, शिकस्ता और तबाहशुदा सामान के दरमियान पड़ी थी। लाश पर खंजर के 6 जख्म थे और खंजर दिल के मुकाम पर महफूज था। खुशकिस्मती से थाने के मुहर्रर को शराफत अली ने यह बता दिया था कि तुम कहाँ मुकीम हो और उसने पता नोट कर लिया था। हशमत बेग उस पते पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि तुम चंद मिनट पहले रेलवे स्टेशन जा चुके हो। तुम चाहो तो म्यू हॉस्पिटल जाके लाश को देख सकते हो। बिजली की तरह मेरे ज़हन में ये ख्याल आया, मैंने शराफत अली को यह कब बताया था कि मैं सलामत शाह के पास ठहरा हुआ हूँ? जनाबे वाला, मैंने अपनी जबान की लुगनत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, लाश को छोड़िए, क्या मुझे एक बात पूछने की इजाजत है? ASP ने सर हिलाया। आई डोंट माइंड। मीर शराफत अली का पैगाम किसने वसूल किया था और कितने बजे? मेरा लहजा कमजोर था, मगर एक गैर मुतवक्को बात ने मुझे नया एतमाद अता कर दिया था। नाइट ड्यूटी पर मौजूद एक मुहर्रर ने ASP ने कहा, रात के 1 बजे, कत्ल गालिबन 1-2 बजे के लगभग हुआ था। क्या वो मुहर्रर मीर शराफत अली की आवाज पहचानता था? मैंने कहा, और उसने चीखने कराने की जो आवाजें सुनी वो शराफत अली ही की थी? नॉनसेंस, ASP ने कहा। क्या उसने गलत सुना था? यस सर, उसने बिल्कुल गलत सुना था। रात 9 बजे से पहले जब मैं उसके घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने बाहर की दीवार के ऊपर से आने वाला टेलीफोन का तार तोड़ दिया था। मीर शराफत अली यहाँ से फोन कर ही नहीं सकता था। मैंने कहा। ASP की सूरत का तासर यकलख्त बदल गया। वो कुछ देर मेरी सूरत को घूरता रहा और कुछ सोचता रहा, फिर उसने सब इंस्पेक्टर हशमत की तरफ सवालिया नजरें उठाई। हशमत खान, क्या टेलीफोन की लाइट टूटी हुई है? मैं चेक करता हूँ जनाब। हशमत खान ने पतलून संभाली और पलट कर कहा, हवालदार जाके देखो। हवालदार उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही जा चुका था। टेलीफोन करने वाला मीर शराफत अली नहीं था सर। मैंने कहा, यह कत्ल करने के बाद कातिल ने किसी और जगह से फोन किया है और आपके मुहर्रर को यकीन दिलाने में कामयाब हो गया है कि वो शराफत अली है। इसके अलावा मैंने तो शराफत अली को नहीं बताया था कि मैं कहाँ मुकीम हूँ। अगर शराफत अली जिंदा होता तो हम तस्दीक कर लेते, ASP ने तंजन और तमस्खिर से कहा। एक आखिरी सवाल जनाब, मैंने कहा।
कत्ल की ये वारदात तो 1 बजे के बाद हुई है। चश्मदीद गवाहों का क्या बयान है? उन्होंने मुझे किस वक्त आते जाते देखा था? उन्हें वक्त का अंदाजा नहीं, एएसपी ने कहा। वो तुम्हारे आने के कुछ देर बाद सो गए थे और फिर शोर से जागे थे। वो झूठ बोलते हैं। चौकीदार बता सकता है कि जब मैं गया था तो वो ईशा की नमाज पढ़ के आया ही था। मैंने कहा उस वक्त 9 भी नहीं बजे थे। उसी ने मुझे सलाम भी किया था। 10 मिनट बाद सूरत-ए-हाल खासी बदल चुकी थी। चौकीदार ने तस्दीक कर दी थी कि मैं 9 बजे के करीब कोठी के गेट से बाहर गया था। उसने मुझे एक टैक्सी ड्राइवर से बात करते हुए भी देखा था, लेकिन मैं उस टैक्सी में बैठा नहीं था। सब इंस्पेक्टर के सवाल पर उसने तस्लीम किया कि मेरे चोरी छपे कोठी में किसी और सम से कूद जाने की इम्कानात को बईद अज़ क़ियास नहीं समझा जा सकता, और यह भी हो सकता है कि मेरा एलानिया गेट से बाहर जाना और टैक्सी ड्राइवर से बात करना महज ड्रामा हो। ताहम हवालदार की रिपोर्ट ने एएसपी को मजीद उलझन में डाल दिया। टेलीफोन की लाइन एक ऐसी जगह से टूटी हुई थी कि तार का वो हिस्सा जो कोठी के अंदर लान पर से और दरख्तों में से गुजरता था अब भी सलामत नजर आता था। उसको किसी दरख्त की शाख ने गिरने नहीं दिया था। निस्बतन छोटा हिस्सा दीवार के बाहर पोल के साथ लटका हुआ था। मेरे नक्शे कदम देखने वालों को दीवार के ऊपर तार की अदम मौजूदगी का एहसास नहीं हो सका था, और चूंकि किसी ने बाद में टेलीफोन भी इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए अब तक ये बात किसी को मालूम ना थी। एएसपी ने उसके बावजूद यकीन नहीं किया कि टेलीफोन लाइन 9 बजे से पहले कट चुकी थी। अगर मेरा घूम फिर के दोबारा कोठी में दाखिल हो जाना मुमकिन था, तो क्या यह फर्ज नहीं किया जा सकता था कि जैसे ही बीर शराफत अली पुलिस को फोन करके फारिग हुआ, मैंने उसे कत्ल कर दिया और जाते जाते टेलीफोन का तार काट गया। कत्ल तुमने उस वक्त किया जब तुम फिर चुपके से अंदर आए थे, वो बोला। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, अभी एक गवाह बाकी है सर। चिराग दीन का खासा मां सलामत शाह आपको बता सकता है कि मैं उस वक्त उसके क्वार्टर में पहुंचा था। हमने खाना एक साथ खाया था। ये सब तो बाद में होता रहेगा, एएसपी ने कहा। फिलहाल हमारे पास तुम्हें गिरफ्तार रखने की माकूल वजूहात हैं। गवाहों के बयानात के अलावा खुद तुम्हारे बयान से अंदाजा होता है कि मीर शराफत अली के मर जाने से तुम पूरे कारोबार के मालिक बन गए हो। अगर वो जिंदा रहता तो तुम पार्टनर होते। तुम खुद एतराफ कर चुके हो कि तुमने तोड़ फोड़ और मार पीट की। उसकी वजह कुछ और है जनाब। मैं मीर शराफत अली को सजा देना चाहता था। मैंने कहा उसने मेरे वालिद को ब्लैकमेल किया था और उनसे वो सब कुछ छीन लिया था जिसके वो मालिक थे। कार, कोठी, 3.5 लाख का मुनाफा। अच्छा, मगर ब्लैकमेलर तो हमेशा मुजरिम होते हैं, एएसपी ने कहा। ख्वाह ये जुर्म किसी ने दानिस्ता किया हो या उसे ना दानिस्तगी में सरदर्द हुआ हो, क्या तुम्हें मालूम है कि मीर शराफत अली ने तुम्हारे वालिद को क्यों ब्लैकमेल किया था? मैंने ऐसा से नफी में सर लाया। ये और ऐसी बहुत सी बातें अभी मुझे मालूम नहीं, जिनका मेरे पास सबूत तक नहीं है। जब तफ्तीश होगी तो सब मालूम हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर अशमत खान ने मौका पाते ही कहा और अपनी एक मूंछ को बल दिया। मुझे अपना बयान रिकॉर्ड कराना है। मैंने कहा तफ्तीश करने वाले अफीसर की हैसियत से आपके लिए यह बयान बहुत अहम होगा, क्योंकि बहुत से वाकयात जिनका ताल्लुक इस वारदात के पस मंजिर से है मैंने अभी बयान नहीं किए। ऑल राइट, मगर यह बयान मैं कल रिकॉर्ड करूंगा, एएसपी ने घड़ी पर निगाह डाल के कहा। अभी मुझे डीआईजी साहब को रिपोर्ट देनी है और अखबार वालों के सवालात का जवाब देना है। वो यकीनन अब तक पहुंच चुके होंगे। बीर शराफत अली मशहूर आदमी था। एक बार फिर मैं ये पूछूंगा कि तुमने बीर शराफत अली को कत्ल किया है? अगर तुम एतराफ कर लो तो खुद भी परेशानी से बचोगे और हमें भी बचा लोगे। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। मैंने कहा मैं उसे सजा देना चाहता था और मुझे ये ख्याल बार आया कि उसे कत्ल कर दूं, मगर मैंने उसे बख्श दिया। या किसी और ने मुझे मुजरिम बनाने की साजिश की है। एतराफ जुर्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। एएसपी जाने के लिए उठा ही था कि मैंने कहा जनाब एएसपी साहब, मेरे वालिदैन और बहन भाई तो है नहीं, यहाँ जो कुछ है मिस्टर शेरवानी है और सलामत शाह है। मैं चाहता हूँ उनको इतला दे दी जाए। मिस्टर शेरवानी? वही डिप्टी सेक्रेटरी। एएसपी रुक गया। अच्छा, कोई फोन नंबर है तो सब इंस्पेक्टर अशमत खान को दे दो। वो चलते चलते अशमत खान से मुखातिब हुआ। कल इस सलामत शाह को बुला के उसका बयान भी ले लूंगा और मुलजिम को मकतूल की लाश दिखा दो। इसके फिंगरप्रिंट वगैरह फाइल में रखो। हो सकता है आला कत्ल के बारे में फिंगर रिपोर्ट कल मिल जाए। साइड प्लान बिल्कुल मुकम्मल होना चाहिए। जाए वारदात पर मौजूद हर चीज का बयान तफसील से हो, तस्वीर में फर्क ना आए। वो 10 मिनट तक तफ्तीश के दीगर अमूर से मुतल्लिक हिदायत देता रहा और फिर बाहर निकल गया। जब आधे घंटे बाद मैं पुलिस की जीप में रवाना हुआ तो गेट पर 3 फोटोग्राफर ने मेरी तस्वीर उतारी। मैंने चश्मे तसव्वुर से अगले दिन के अखबार की एक सनसनीखेज सुर्खी देखी। मीर शराफत अली का कातिल गिरफ्तार कर लिया गया। शराफत अली का कातिल फर्म के एक पार्टनर का बेटा है। रेलवे स्टेशन से मुलजिम की ड्रामाई गिरफ्तारी। फर्म पर कब्जा करने के लिए मरहूम बाप के पार्टनर को कत्ल करने वाला मुलजिम लंदन से आया था। चश्मे तसव्वुर से मैंने खबर के साथ शाये होने वाली तस्वीर देखकर फौदिया को चौंकते और खबर पढ़ के लाश की तरह सफेद पड़ते देखा। वो किसी शराबी की तरह डोलती उठी और अपने कमरे की तरफ भागी। दरवाजा बंद करके वो बिस्तर पर ऊंधी गिर गई और दुपट्टा मुंह में ठूंस कर ज़ारो कितार रोने लगी। मैंने मोहसिन की मां को भी देखा, जिसने बेटी की हालत में इस तशवीशनाक तगय्युर को देखकर अखबार उठा लिया था और अब फटी फटी आंखों से कत्ल की इस लर्दाखेज वारदात की तफसीलात पढ़ रही थी।
मैंने मोहसिन के पापा का भी चेहरा देखा। वो सख्त फिक्रमंद थे और सिगार लबों में दबाए, नाइट गाउन की जेबों में हाथ डाले अपनी इस्लामाबाद वाली कोठी के लान में खड़े सोच रहे थे कि अब वो क्या करें। मैं उन दोनों मियाँ बीबी के ख्यालात का भी अंदाजा कर सकता था कि कल तक उनकी बेटी इंग्लैंड में ज़ेरे तालीम एक इंजीनियर से मंसूब थी और उनके लिए बड़े फख्र की बात थी कि होने वाला दामाद अपनी इंजीनियरिंग फर्म का मालिक होगा, क्योंकि वो बाप का इकलौता बेटा है। आज उनकी बेटी एक मुबैना कातिल की मंगेतर बन गई थी। कुछ कहना या करना कबल अज़ वक्त था, लेकिन उन्हें दुनिया को बहरहाल मुंह दिखाना था, जिसमें हासद ज्यादा है और खैर ख्वाह कम है। जो खुशी में दिल की कदूरत पर मुस्कुराहट की रोशन छाप डाल के शरीक होते हैं, तो दुख में दिल की मुसरत पर गमज़दा चेहरा सजा के हमदर्दी करने आ जाते हैं। मिस्टर शीरवानी, मैंने सुना है। ओह ऑफ कोर्स, ये सब गलत होगा। आप परेशान क्यों होते हैं? ये तो कानूनी मामलात हैं और यहाँ तो स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह साबित करना कोई मुश्किल नहीं है। बस जरा सा दबाव पड़ना चाहिए, पैसे का या सिफारिश का। पुलिस सब कुछ कर लेती है, वकील अच्छा होना चाहिए, फौजदारी मुकदमात में अच्छी शोहरत हो और सुप्रीम कोर्ट तक जा सके। बेशक वो 1 लाख से क्या कम लेगा, मगर देखे ना मामला आपकी लड़की के मुस्तकबिल का है। बाय द वे, आपका क्या ख्याल है? नहीं, खुदा न खासा ये मतलब नहीं था मेरा। मैं जानता हूँ आपने अपनी बच्ची से उसकी मंगनी बगैर देखे नहीं की होगी। माशाअल्लाह इंजीनियरिंग की आला तालीम के लिए लंदन गया हुआ था। सुना है बाप किसी फैक्ट्री का मालिक है। नहीं भाई, माँ बाप कोई नहीं। फिर तो वाकई आपकी खुशकिस्मती है, वरना आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। लड़की राज करेगी, एक तरह से घर दामाद ही होगा। अजी नहीं, ये मेरा ख्याल नहीं है। वो होम डिपार्टमेंट के शेख साहब है ना, अच्छा बड़ा ही कमजोर आदमी है। उसने अपने बेटे का रिश्ता मांगा था ना, वही कहता फिरता है कि शेरवानी साहब की तो लॉटरी निकल आई है। हमारे डॉक्टर बेटे में क्या खराबी थी? अगर एक तरफ सनतकार हो तो डॉक्टर को कौन पूछता है? और सच पूछिए तो शेरवानी साहब ये सब मुकद्दर के खेल हैं। उसने अपने बेटे का जहाँ रिश्ता किया, वो भी सनतकार की बेटी है, फैसलाबाद की टेक्सटाइल मिल के मालिक हैं। वो तो बहुत खुश होगा। आई सी, ये मजबूरी है। मुबैना कातिल आपके मरहूम दोस्त का बेटा है और बचपन की मंगनी है। और ये सब लोग जो एक ही कबील के कम ज़र्फ और तंग नज़र लोग हैं, बेखबर लोग और मुतअस्सब और पस्त ज़हनियत रखने वाले लोग, जो रिश्तों को दौलत के पैमानों से परखते आए हैं। ज़ाहिर को बातन से छुपाए रखने वाले ये रियाकार और मुनाफिक लोग जो इखलाक के दोरे म्यार पर यकीन रखते हैं। एक वो जो उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए है, दूसरा वो जिस पर बाकी सबको पूरा उतरना चाहिए। इनको भला क्या मालूम कि मोहब्बत हमारे मासूम जज्मों की ज़मीन से फूटने वाली कोंपल थी, जिसे हमने बरसों ज़माने की हवा से बचा के रखा और उसकी आबरू को हासिले ज़िंदगी जाना। ये नन्ना मुन्ना पुआ हमारे खुलूस की असली धूप में परवान चढ़ा। इसे हमारे अरमानों की बरखा ने सींचा और हमने इसके गिर्द ख्वाबों का वो हिसार कायम रखा, जिस पर हमें ज़िंदगी की आखिरी सांस की रफाकत तक हर लम्हे एक पुरमसरत, पुरसुकून, पुरुम्मीद मुस्तकबिल की इमारत उठानी थी। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, फिर इन बच्चों के लिए। वो बचपन के दोस्तों ने ये मंगनी तय करते वक्त सोचा होगा कि वो दोस्ती के रिश्ते को एक इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं जो 15-20 साल बाद इनकी खुशियों को दो चंद कर देगी। लेकिन उन्होंने इस जज्बाती फैसले के मनफी पहलुओं पर भी गौर किया होगा। आने वाले दिन का क्या भरोसा? लड़का नालायक निकले, लड़की नाफरमान हो, दोनों इस सदी की पैदावार हैं। एक सदी पहले के दिकियानुसी तरीके पर होने वाली मंगनी को तस्लीम ना करे। आखिर क्या समझ रखा है आपने हमें? हम कोई भीड़ बकरियां थे कि आपने हमसे पूछे बगैर ये सौदा कर लिया? आप अपनी दोस्ती को अपनी जात तक महदूद रखते और अपने जज्बात पर दूसरों की जिंदगियों को कुर्बान ना करते तो अच्छा था। ये सब बातें इस दौर में बईद अज इम्कान ना थी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता जज्बात के रिश्तों का वो ताल्लुक जो छोटी सी फौजिया के साथ था, अहद शबाब में मोहब्बत का वो लाजवाल खजाना बन गया था, जिसे मैं अपनी खुशबख्ती का इनाम समझता था। वो नन्ही मुन्नी कोंपल अब एक तनावर दरख्त थी, जिसे बड़े से बड़ा तूफान नहीं झुका सकता था। उस मोहब्बत ने मुखालफत और मुखासबत के इतने सबर आजमा दौर देखे थे कि अब हर आजमाइश बेमानी थी। लेकिन शेरवानी साहब जो आला अफीसर हैं, इज्जतदार हैं और जमाने के नशीबो फराज को देख चुके हैं, क्या वो इस आजमाइश में पूरे उतरेंगे? अब तक उन्हें अपने फैसले पर नाज था, अपनी कुव्वत फैसला पर गुरूर था, अपनी दूर अंदेशी का जिक्र वो यूं करते थे जैसे उन्हें गैब का इल्म था। उनकी बीवी को उससे बड़ी मायूसी हुई थी, क्योंकि उनके भाई का लड़का जो प्रोफेसर था कसम खा चुका था कि उसकी शादी फौजिया से ना हुई तो वो तमाम उम्र शादी नहीं करेगा। और इस शादी का इसलिए इम्कान ना था कि बै और फौजिया एक दूसरे को पसंद करते थे। हमारे वालिद एक दूसरे के तमाम उम्र के रफीक थे। फौजिया को मुझसे बेहतर शोहर और मुझे फौजिया से बेहतर शरीके हयात नहीं मिल सकती थी। अगर मैं किसी तरह भी ब्यार पर पूरा ना उतरता, बिलफर्द महाल मैं आला तालीम याफ्ता दौलतमंद इकलौता लड़का और दुनिया के नुक्ते नज़र से हैंडसम और स्मार्ट ना होता, तो किसी एक खामी पर भी वो मुझे मुस्तरद करके फौजिया का हाथ अपने मरहूम भाई के बेटे अयाज के हाथ में देना पसंद करती, जिसको फौजिया से मोहब्बत भी थी। बस वो तनख्वाहदार कम आमदनी वाला शख्स था, मगर ये खामी ऐसी ना थी कि काबिल दर गुजर ना हो।
प्रोफेसर की तनख्वाह माकूल होती है और तनख्वाहदार तो शेरवानी साहब भी थे, बल्कि जब उनकी शादी हुई थी तो वो दर्जा सोम के अकाउंट ऑफिसर थे। मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया शेरवानी साहब की बेगम का ख्याल था, क्या वो मौके से फायदा नहीं उठाएंगी, शेरवानी साहब को कायल नहीं कर सकेंगी कि छोड़ें बचपन की मंगनी है अमकाना ख्याल, इसको तो फांसी होनी चाहिए, हमारी बेटी क्यों सूली चढ़े, कल परसों तक 2 बोल पढ़ाओ और रुखसती करो। पहले विलायत जाके बैठ गया, अब बाया तो कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। ये मुकदमा ना जाने कितने साल चले और अंजाम फांसी ना हो, उम्र कैद तो होगा। क्या उस वक्त तक फौजिया बैठी रहेगी? आज तो अय्याज भी कहता है कि उम्र भर शादी नहीं करूंगा, मगर आदमी के जज्बात हमेशा एक नहीं रहते। साल 2 साल बाद वो भूल गया और ये बात और उसने फौजिया का ख्याल छोड़ दिया तो रिश्ता नहीं मिलेगा। सब कहेंगे लड़की मनहूस है। शादी से पहले ही मंगेतर को फांसी लगवा दी। जिस घर पर इसका साया पड़ेगा वहां कब्रिस्तान बना देगी। औरतों की जबान और औरतों की मंतिक और उनकी बातें, क्या शेरवानी साहब इन दलाइल का मुकाबला कर सकेंगे? मसलत के तकाजों को जज्बाती रिश्ते पर कुर्बान कर देंगे? हकीकत से नजरें चुरा के एक मुहूम सी उम्मीद का दामन थामे बैठे रहेंगे? जमाने की अर्जा सराई से खौफजदा नहीं होंगे? मैंने महसूस किया कि जमीन मेरे कदमों के नीचे खला में तब्दील हो गई है और मैं इस सुनसान, तारीक और लामहदूद फजा में गिरता जा रहा हूँ। मेरा हाथ थामने वाला कोई नहीं और मेरी मदद की पुकार बेसदा हो गई है। यह बड़ी अजीब बात थी कि थाने जाते हुए मैं अपने अंजाम के बारे में नहीं, अपनी मोहब्बत के अंजाम के बारे में सोच सोच कर खौफजदा था। हम थाने पहुंचे तो सब इंस्पेक्टर अहमद खान के रवैये में एक खुशगवार तब्दीली रूनुमा हुई, जिसका असर दूसरों के रवैये पर भी पड़ा। ये बड़ी हैरान कुन बात थी, क्योंकि बीर शराफत अली के घर में जो कुछ मेरे साथ हुआ था थाने में उससे कहीं ज्यादा हो सकता था। थाना चौधरी अहमद खान की सल्तनत थी, जहां उसका हुक्म कानून था और थाने में आने वाले लोग उसके सामने, उसकी ताकत और दबदबे के सामने दुम मारने की जुरात नहीं कर सकते थे। बीर शराफत अली के घर में एक अफीसर आला के सामने वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार ना था, मगर उसके बावजूद हशमत ने मुझ पर 14 तबक रोशन कर दिए थे। मुझे उम्मीद थी कि अपनी तमाम तर सरकशी, गुस्ताखी और खुश फहमी की असल सजा मुझे थाने की हदूद के अंदर और कानून की दस्तरस से बाहर हो जाने के बाद मिलेगी। लेकिन गाड़ी रुकने के बाद थानेदार ने कती बदले हुए लहजे में कहा, अपने हवालदार साहब जरा इनको इधर लाओ। क्या नाम है इनका? अपने सिकंदर साहब को। और सीधा चलता हुआ एक कमरे में दाखिल हो गया। हवालदार ने जंजीर खींचकर मुझे तसव्वुरात की और गैर मौजूद अंदेशों की दुनिया से हकायक की जमीन पर उतार लिया। मैं उसके पीछे पीछे गाड़ी से निकला तो मुझे थाने की आसेब ज़दा, हुय्यत नाक और खस्ता हाल इमारत नजर आई। पुलिस स्टेशन मैंने लंदन में भी देखे थे, जहाँ लोग मदद के लिए पूरे इत्मीनान के साथ आते थे। ये सोच के कदम नहीं रखते थे कि देखो निकलना अब कब हो, कैसे हुआ और उल्टे लेने के देने ना पड़ जाएं। वहाँ बच्चे आते थे कि अफीसर मेरी गेंद झाड़ियों में गुम हो गई है और मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुँचता, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? आम घरेलू औरतें आती थी कि अफीसर मुझे अचानक जाना पड़ रहा है, मेरी अदम मौजूदगी में ड्राई क्लीनर कपड़े लाएगा, वो लेकर रख लेना, मैं वापसी में ले लूंगी और रात को मुझे 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है। इन सब बातों का तस्वुर यहाँ कितना अफसानवी और मुबालगा अमेज लगता था। थाने की सीढ़ियों के पास एक कांस्टेबल दकियानुसी राइफल के सहारे खड़ा था। उसने मुझे कतई लिफ्ट नहीं दी। बरामदे में दाई जानी बैठे हुए मुहर्रर और एक ASI ने 2 ज़ेरे हिरासत कैदियों को मुर्गा बना रखा था और उनके फटे हुए कपड़े और परेशान बाल गवाही देते थे कि उनसे तफ्तीश की गई है। बेंच पर बैठे हुए 3 अफराद ने, जो खुद भी सहमे हुए थे और शिकायत कुंदा मालूम होते थे, मुझे काबिल रहम नजरों से देखा। यही लोग जो आम जिंदगी में खारिज और डाकू और बदमाश के दुश्मन थे, थाने में उनकी हालत देखते तो उन पर तरस खाते थे और उनके हमदर्द बन जाते थे। हवालात की सलाखों के पीछे 2 अफराद घुटनों में सर दिए बैठे थे। एक मदे से सिगरेट पी रहा था और दूसरा फर्श पर यूं पड़ा था जैसे मर चुका हो। बहुत जल्द मुझे भी उन्हीं के दरमियान पहुंचना था और आज की रात अपने परेशान कुन ख्यालात में बसर करनी थी। हवालदार ने चीख उठाई और मेरे साथ अंदर कदम रखा। नीम तारीख कमरे में बद्दी सी मेज की दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर का भारी भरकम वजूद एक चिरचिराती कुर्सी में फंस चुका था। हवालदार ने सामने की 2 कुर्सियों में से एक अपने लिए मुंतखब की और दूसरी पर मुझे बैठने का इशारा किया। तसल्ली से बैठो अपने सिकंदर साहब। अहमद खान ने टोपी उतार के मेज पर रखी। अब थाने तो पहुंच ही गए हैं, होती रहेगी तफ्तीश भी। ये बताओ कुछ खाया पिया है? सुबह से ये वक्त हो गया। हाँ जी, धक्के खाए हैं, खासी मार खाई है और गालियां खाई हैं, मैंने तलखी से कहा। और भी मुकद्दर में जो है वो जरूर मिलेगा। मैं इतना कुंज़ेहन नहीं हूँ कि उनकी बात ना समझ पाता। बालफादे दीगर उसका मतलब ये निकलता था कि बताओ क्या खिला पिला रहे हो, बात को समझने की कोशिश करें सिकंदर साहब। अहमद खान ने बुरा माने बगैर कहा। अपने आला अफीसर के सामने हम भी मजबूर होते हैं, वरना हमारा दिल तो नहीं चाहता कि किसी शरीफ आदमी की बेइज्जती खराब करें। अब अपने हवालदार साहब, ये जो अपने ASI साहब है ना, कितने सख्त आदमी हैं, ऊंची बात भी नहीं सुनते। क्या कहा था आखिर उन्होंने? कोई गाली तो नहीं दी थी, मगर उनका पारा चढ़ गया था। हम तो इशारा समझते हैं उनकी नजर का, मातहत जो हुए। हाँ चौधरी साहब,
नौकरी तो करनी है जी, बीवी बच्चों की खातिर हवालदार ने एक सरदा भरी। चलो जी मिट्टी पाओ, अपने सिकंदर साहब के लिए चाय वाय का इंतजाम करो। भाई ये बड़े आदमी है, विलायत से आए हैं और बेचारे यहाँ आते ही मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। थानेदार का लहजा नाकाबिले यकीन हद तक दोस्ताना हो गया था और मैं उसका सबब समझ रहा था। क्या नाम बताया था जी आपने, कौन सी कंपनी के मालिक हैं आप? मीर वजीर एंड कंपनी। लेथ मशीन, हैंड प्रेस और ड्रिल मशीन वगैरह का कारखाना है। मैंने अपने लहजे में वकार पैदा किया। अच्छा, उसे यूं सारी लाया जैसे समझ गया हो। अपने हवालदार साहब, ओए यार इनके हाथ तो खोल दो, ये क्या नस चले हैं? बात सिर्फ एतबार की नहीं थी, मैं नस के यानी बाग के जा नहीं सकता था। मेरी राह में मुतअद्दिद रुकावटें थी। खुद हशमत खान के पास रिवाल्वर था जिसे वो जरूरत पड़ने पर बिला तरद्दुद इस्तेमाल कर सकता था और एक सिपाही बाहर भी मुसल्ला खड़ा था। हशमत खान ने एक कातिल को फरार के मौके फराहम करके मुअत्तल होने का खतरा मोल नहीं लिया था। उसने हिफाजती इंतजामात को काफी समझते हुए मुझे ये रियायत इसलिए दी थी कि अब मुझसे सौदा किया जा सकता था। थाने में कोई तकलीफ उठाए बगैर जेरे तफ्तीश रहने का मुआवजा वसूल किया जा सकता था और बेहतर रवैये की कीमत मांगी जा सकती थी। उनके नुक्ते नजर में मैं मोटी आसामी था, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। चुनाचे वो बागबां भी खुश रहे, राजी रहे सयाद भी, वाले मकूले पर अमल पैरा था। 1 घंटे बाद मैं होटल से बेहतरीन खाना मंगवा के खा चुका था और खिला चुका था, जो हवालदार साइकिल पर जाके लाया था। और इस कदर वाया था कि मेरी मजबूरी ना होती तो मैं भूखा रहने को तरजीह देता, मगर मैंने सोचा कि दोबारा न जाने कब खाना नसीब हो। जिंदा तो रहना ही है और तफ्तीश का सामना भी करना है। ज़हन के साथ जिस्म की तवानाई भी बरकरार रहनी चाहिए। मैंने 50 रुपए का बिल अदा करते हुए सोचा कि ये खाना लार्ड या शहजान से तो नहीं आया था। फिर मुझे ख्याल आया कि थाने में हर चीज़ की कीमत में 100, 200 या 1000% तक रियायत सरचार्ज भी तो शामिल होता है। उसके बाद मैं अपने ब्रीफ केस में से 100 के 5 नोट एक लिफाफे में डाल के सब इंस्पेक्टर हशमत खान को और ऐसे ही 2 नोट हवालदार को पेश किए कि आपने आज का जो कारनामा सर अंजाम दिया है और मेरा जो हशर किया है उसकी खुशी में ये यकीन नजराना बच्चों की मिठाई के लिए हाजिर है। घर कबूल करें तो मेरी खुशकिस्मती है। उसके बाद मैंने इत्मीनान से थाने के फोन पर पहले मोहसिन से बात की। कबीर दास, मोहसिन ने कहा, खबीस में तेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया हूँ। देख मोहसिन, मैं सुबह रेल कार से पिंडी जाने के लिए रवाना होने वाला था, मगर एक आफत में पड़ गया। मैंने उम्मीद के तौर पर कहा, आफत? फिर कोई आफत आ गई? हाँ मोहसिन, मुझे रेल कार में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया? वो चिल्लाया। वो क्यों? किस इल्जाम में? मुझ पर इल्जाम है कि मैंने मीर शराफत अली को कत्ल कर दिया है। मैंने सुकून से कहा, सिकंदर खुदा की कसम मुझे कुछ हो गया है, मेरे कान गलत सुनने लगे हैं। देख ये मजाक है तो मोहसिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा, मैं इस वक्त पुलिस की तहवील में और जेरे तफ्तीश हूँ। और सिकंदर, मोहसिन ने बहुत देर बाद कहा, जबकि मैं समझ रहा था कि लाइन कट गई। तूने ये कत्ल किया है? नहीं, मैंने ये कत्ल नहीं किया। मैं उससे मिलने जरूर किया था और मैंने उसके 2 हाथ भी रसीद किए थे, बिल्कुल मामूली से हाथ जिनसे उसके खराश तक नहीं आई थी। और जब मैं रुखसत हुआ तो वो 100% जिंदा और तंदुरुस्त और तवाना था। ये हरकत किसी ने बाद में की और मुझे फंसा दिया। तू सारे हालात से बाखबर है, मुझे ये वही पुराना चक्कर लगता है। मैं तफसील से फोन पर नहीं बता सकता। मुझे तेरी मदद की जरूरत भी है, इसलिए तू फौरन आ जा। तेरा जख्म ठीक है ना? चलने फिरने में कोई खराबी तो नहीं होगी? मैंने कहा, नहीं, वो सब ठीक है सिकंदर। इस वक्त 4 बजे हैं। अगर मैं 5 बजे वाली बस या वैगन पकड़ूं तो रात 12 बजे लाहौर पहुंच के तुझसे मिल सकता हूँ, मोहसिन ने कहा और मैंने उसे मुतलका थाने का नाम पता लिखवा दिया। अच्छा सिकंदर, घबराने की कोई बात नहीं। अगर तू बेगुनाह है तो कोई तेरा बाल बेका नहीं कर सकता। हम ऊपर तक जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक झूठ सामने आ जाता है और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। बस जरा सब्र और तहम्मुल से हालात का मुकाबला करना होगा। सब्र और तहम्मुल के अलावा मुकाबले के लिए माली वसाइल भी गैर महदूद होने चाहिए। मैंने कहा, नीचे से ऊपर तक कदम कदम पर पैसा चलता है। जितना बड़ा वकील होगा उतनी बड़ी फीस लेगा। अभी तो अपनी पोजीशन ये है कि तकरीबन 5000 में निकाल लाया था। कुछ पुराना जेवर है वो बेच दूंगा। विरासत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद तो मीर वजीर एंड कंपनी मेरी होगी और मैं उसके अकाउंट में से जितना पैसा चाहूँ निकलवा लूंगा। लेकिन इस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए हाई कोर्ट में अलग दरख्वास्त देनी होगी और वक्त बहरहाल लगेगा। इन सब बातों को छोड़ बाद में सोचेंगे। अभी तो बैंक बंद है, मगर मैं चेक देकर उधार ले सकता हूँ। मेरे हिसाब में तकरीबन 14,000 होंगे। मैं 15,000 का बंदोबस्त करके आऊंगा। मोहसिन ने कहा, सुबह में सारे मामलात को संभालूंगा। तुझे शायद इल्म नहीं, वहीं लाहौर में अपने 2 क्लास फेलो बड़े ऊंचे वकील हैं। एक तो लड़की थी हमारे साथ राबिया, अब राबिया कारी है। दूसरा हमारी यूनियन का शोला बयान मुकर्रर और सदर अब्दुल वदूद मंजर है। याद आया इस तखल्लुस से? उनसे बात करेंगे तो उम्मीद है फीस वगैरह का मसला भी नहीं रहेगा। दुनिया का खून सफेद हो गया है मगर दोस्ती का नाम अभी जिंदा है। मोहसिन में लंबी बात नहीं कर सकता। ये बता, फौजिया तो नहीं है आसपास? फौजिया? मोहसिन ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, नहीं। कुछ कहना उसे? नहीं।
मुझे कुछ नहीं कहना, जो कहना है तू खुद कह दे। उसे बता दे कि मैं बेगुनाह हूं और ये भी बता दे कि मेरे साथ क्या चक्कर है। कल वो अखबार में मेरी तस्वीर और खबर देख लेगी तो उसे ज्यादा सदमा होगा। तू आज ही उसे समझा दे और उसे यकीन दिला दे कि मैंने वाकई कुछ नहीं किया है। उल्लू के पट्टे, मेरे यकीन दिलाने या ना दिलाने से क्या फर्क पड़ता है? अगर सारी दुनिया एक तरफ हो के कहे कि तूने कत्ल किया है तब भी वो नहीं मानेगी। इन लड़कियों की अकल ऐसी होती है। खैर मैं उसे बता दूंगा। मोहसिन ने कहा, बता देना काफी नहीं है, उसे एतमाद और हौसले से काम लेने की ताकीद करना। उसकी दुआ हर दवा से ज्यादा कारगर होगी। मोहसिन हंसा, अच्छा डायलॉग है, ये भी सुना दूंगा उसे। मगर यार सिकंदर, ये जो कुछ हुआ है गलत और बेबुनियादी सही अच्छा नहीं हुआ। तू अपनी मम्मी की बात कर रहा है? मैंने सपाट लहजे में कहा, कि अब वो क्या करेंगी? हाँ, बात मेरे दिल में थी और तूने समझ ली। मोहसिन ने हैरानी से कहा, मैं वाकई सोच रहा हूँ कि अब वो क्या करेंगी। ये मैंने भी सोचा था, मैंने कहा।